नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के 3 बड़े वादों में से बचे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्टी को विपक्षी खेमे के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बीजेपी पर विपक्ष सेक्युलर ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता रहा, जबकि विपक्ष खुद अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों से बच नहीं सका। ऐसे में तुष्टीकरण का तोड़ और यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना को साकार करने को लेकर बीजेपी ने रास्ता बदला है। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त बेवक्त आईएनडीआई अलायंस के नेताओं के मुंह से निकलते सेक्युलर शब्द को लपकते हुए उसी को अपने घोषणा पत्र के तीसरे बड़े वादे यानी कि यूसीसी को पूरा करने का जादुई नुस्खा बनाने की जुगत लगाते दिख रहे। अब जब सेक्युलर की बात होगी तो अलायंस किस आधार पर और कैसे उसका विरोध करेंगे, और बीजेपी सबके लिए बताकर अपनी यूसीसी वाली ड्राफ्ट सेक्युलर सिविल कोड के नाम से क्या पास करा लेगी। सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज कुमार जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सवाल यही नीरज जी आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित किया तो ये कानूनी पेचीदगियों से भी आज़ादी दिलाने का आह्वान किया, और यूसीसी जो अब तक कहते आए हैं बीजेपी के नेता, उसे एक नया नाम दिया है क्या, ये सेक्युलर सिविल कोड? क्या लगता है? बिल्कुल, ये जनसंघ के स्थापना काल से और जब 1980 में भाजपा की स्थापना हुई तब से यह हमारे एजेंडे में है। एक बात तो इससे यह साबित होता है कि हम लोग की नीति नीयत हमेशा एक रहती है। हम लोग एक नीति पर, एक निश्चित नीति पर आगे बढ़ने वाले दल के लोग हैं, जिन पर कि लोग इसी कारण से भरोसा करते हैं। अब रही बात यूसीसी की, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उस संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में उन्होंने यूसीसी को लागू करने की वकालत की थी। उनकी बड़ी स्पष्ट इच्छा थी कि आने वाले, उन्होंने लिखा था, मेंशन किया था कि आने वाली सरकारों को इस देश में यूसीसी लागू करने के विषय में सोचना चाहिए और इसको जरूर से लागू करना चाहिए। एक देश में निश्चित रूप से एक ही कानून होना चाहिए। यूसीसी अपने देश का कानून होगा और आज देश को यूसीसी की आवश्यकता है। नहीं तो इस कारण से बहुत सारे एक ही घर परिवार में, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम, हम लोग भाई भाई कहते हैं ना कि भाई भाई हम लोग हैं तो हैं। अब एक ही घर में एक भाई के लिए अलग कानून और एक भाई के लिए अलग कानून, ये कैसा विधान? ये नहीं चलेगा। एक देश में नहीं, जिस संविधान निर्माता का बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसी संविधान निर्माता ने और उसी समिति ने तमाम देश के नागरिकों को उनके मजहबी स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया है आर्टिकल 25 के तहत। तो विपक्ष तो यही कहता है ना कि फिर आप जो भी कानून बनाएंगे वो संविधान के मूल भावना के विरोधी हो जाएगा। बिल्कुल विरोधी नहीं होगा। मैंने भाग 4 अनुच्छेद 44 की बात की, लेकिन अगर हिंदू कोड बिल उन्होंने काफी संशोधन भी किए थे, हिंदू कोड बिल में संशोधन किया था उन्होंने, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में उस समय संशोधन नहीं हो पाया था, उन्होंने नहीं किया था। लेकिन देखिए, हमारी पार्टी का और हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर आपको शरिया कानून ही मानना है तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों में आप मानिए। क्रिमिनल लॉ में आपको शरिया कानून नहीं चाहिए। क्रिमिनल लॉ में शरिया क्या कहता है कि हत्या के बदले हत्या, सर के बदले सर। अगर कोई हत्या होती है तो उसको लटकाइए चौराहे पर, फांसी पर। अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काटिए। कोई महिलाओं को छेड़ता है तो उसको पत्थर बरसाइए, चौराहे पर पत्थर मारिए उसको। वहां पर इनको चाहिए इस देश का कानून। अपनी सहूलियत के हिसाब से ये चुनते हैं कि कहाँ इनको शरिया कानून लागू करना है और कहाँ देश का संविधान इनको चाहिए। ये नहीं चलेगा। देश में एक विधान, एक कानून और एक ही झंडा चलेगा इस देश में। लेकिन उसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा था ना, ये सेक्युलर सिविल कोड का बिल्कुल ये जुमला कहें क्या? ये ज्यादा सही शब्द है ना। देखिए, वो जो था हम लोगों को बांटता था। नहीं, यूनिफॉर्म किया जा रहा है, एकाकार किया जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है। इस शब्द का अर्थ तो यही है। फिर बांट कर सूडो सेकुलर दल जितने हैं उन पर ये माननीय मोदी जी ने एक प्रहार किया है कि वो लोग सेकुलरिज्म के नाम पे देश को कितना धोखा देते रहे। चलिए, सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा। हम आते हैं नीरज जी, अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आरजेडी का रुख यूसीसी पर स्पष्ट है, इसलिए सीधा सवाल ये जो अभी नीरज जी ने आरोप लगाया, स्यूडो सेक्युलर दल सेक्युलरिज्म के नाम पर छलते आए हैं, तुष्टीकरण का फायदा उठाते आए हैं और कानूनी जो दायरा है उससे उन्हें आजादी क्यों दी जाए?
देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने झंडा तोलन के उपरांत उनका भाषण रहा, निश्चित रूप से दुर्भावना से ग्रसित दिखा स्पष्ट। और यह बताना अपने भाषणों में कि अब तक जो सिविल कोड था, है ना, वो सांप्रदायिक था, अब जो है धर्मनिरपेक्ष की जरूरत है। तो इन्होंने तो खुल के अपने भाषणों में संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान करने का काम किया, संविधान का विरोध करने का काम किया। तो इनको कोई काम नहीं है, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते रहते हैं। पूरे अभिभाषण में, पूरे भाषण में नहीं, बेरोजगारी का सवाल नहीं, उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे अरुण जी। पहले तो ये यूसीसी जिसे सेक्युलर कानून देश के लिए बताया जा रहा है, सबके लिए एक जैसा कानून बताया जा रहा है, उस पर अपनी बात। ये तो मैं कह रहा हूँ ना। अब समझिए, अब तक इन्होंने कहा, अब तक जो है जो सांप्रदायिक थे, अब तक सांप्रदायिक मतलब संविधान का खुल के इन्होंने विरोध किया। इनका साहब देखिए, बाबा साहब का अपमान इन्होंने करने का काम किया। नहीं, बाबा साहब के संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था अरुण जी, इस तरह से गुमराह मत कीजिए। नहीं, इस तरह से गुमराह मत कीजिए। नहीं, आप सुनिए ना, आप इस तरह से कैसे गुमराह कर रहे हैं? बाबा साहब के संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था, आपने उसे लपका, आपके अलायंस ने उसे लपका है, तो प्रधानमंत्री ने उसी को लपक कर आप पर पलटवार कर दिया है क्या? अब तक सांप्रदायिक था, इन्होंने कहा अब तक सांप्रदायिक था। ये तो बाबा साहब का अपमान है ना। और इनको पता है 1950 में हिंदू पर्सनल लॉ के समर्थक थे, और आपने देखा उस समय लगातार संघ ने विरोध करने का काम किया। इतिहास है, बड़े भाजपाई, तो इनके डीएनए में ही संविधान का विरोध है। बाबा साहब द्वारा रचित जो भी संविधान निहित बातें है, उसके खिलाफ में रहे। इन्होंने बंगाल की तो जिक्र की, मणिपुर पर क्यों नहीं बोला? बिहार में जो अरुण जी, हम यूसीसी पर बात कर लेना, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत इनके सोच पर है, इनका जो भावनात्मक है क्या उनका दिख रहा है। क्या जो है, अपमान जो है बाबा साहेब का, बार बार बाबा साहेब द्वारा रचित सारे मूल भावनाओं को संविधान में जो है उस पर हथौड़ा चलाना, ये तो दिखता है। एशिया द्वेष दिखा इनके पूरे भाषण को आप जब देखेंगे, किस तरीके से एक प्रधानमंत्री का इस तरह का भाषण दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। मूल मुद्दे पर कभी ये बात नहीं करते, बेरोजगारी, महंगाई पर आपने नहीं सुना। चलिए, हम आपके पास फिर आएंगे अरुण जी। आप जरा हम बीजेपी के सहयोगियों से जान लेते हैं कि वो इस सेक्युलर सिविल कोड को लेकर क्या राय रखते हैं। अजीत जी, देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, मामला है, ये बहुत ही बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। तो इस पे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसमें व्यापक जो है गहन विचार विमर्श करने की भी बात कही है। जो आप बता रहे हैं कि सेक्युलर सिविल कोड की जो अब चर्चा होने लगी, इस पे उन्होंने ये भी बोला है कि इस पे व्यापक गहन विचार विमर्श करना चाहिए सभी लोगों को। तो इसमें सभी लोगों को करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमारा देश जो है वो विभिन्न विविधताओं का देश है। विभिन्न जो है इसमें संप्रदाय के लोग, धार्मिक ये विभिन्न भाषाओं के लोग, इसमें विभिन्न रिचुअल है, कल्चर है, जोग्राफिकल एरिया से बटे हुए हैं, आदिवासी समाज से हैं। तो इसमें सभी लोगों को जो है इसमें गहन विचार विमर्श जो करके तभी जो है इसमें जो है चीज़ें लागू करनी चाहिए। उनसे जानेंगे कि आखिर इस सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल क्यों, क्या यूनिफॉर्म राह की रुकावट बन रहा था और सेक्युलर कहने से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। नीरज जी से शुरू करते हैं। नीरज जी, यूनिफॉर्म और सेक्युलर में क्या अंतर था और ये
यूनिफॉर्म कोड सेक्युलर कैसे होने लगा? कि सही मायने में सेकुलर सिविल कोड तो यही होगा ना कि सबके लिए कानून बराबर हो, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसा संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ सेकुलर और सभी के लिए एक कानून, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है, 2-3 बातें बताता हूँ। 1939 तक अंग्रेज के शासनकाल में भी इस देश में यूसीसी लागू था। अभी वर्तमान में गोवा में यूसीसी लागू है। देख लीजिए, कोई हरकत है वहाँ क्या? कुछ नहीं। कोई समाज, कोई धर्म के लोग, ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, कोई इसका विरोध नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ इंडी अलायंस के जो कुछ लोग हैं, खासकर राजद, कांग्रेस, इनको हर अच्छी चीज का विरोध करना है, हर अच्छी चीज पर इनको गाली बकना है। नहीं, ये इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि एक कानून लाया जा रहा है। ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस पार्टी द्वारा कानून लाया जा रहा है उस पार्टी की नीयत नहीं दिखती है सेक्युलरिज्म को लेकर, और उस पार्टी के इरादे देश के ताने बाने को सेक्युलर बनाए रखने का दिखता है। नीयत कैसे नहीं दिखती? नीयत कैसे दिखती है मैं बताता हूं, बड़ा स्पष्ट कुछ उदाहरण के साथ आपको। एक 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास। उसमें सभी आते हैं, सभी धर्म जाति के लोग आते हैं। जब मोदी जी की कोई योजनाएं पहुंचती हैं गांव तक, लोगों के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक, तो जाति धर्म समाज देखकर नहीं, घर सबके लिए बनाए जाते हैं, शौचालय सबके लिए बनाए जाते हैं, गैस में हिंदू मुस्लिम सबको गैस सिलेंडर मिलता है। मैं कुछ और उदाहरण इसके अलावा देना चाहता हूँ। ये ग्लेंटियर अवार्डी विनर पहला इस देश में कौन थे? अगर किन्हीं को हम मालूम हो तो बताइए। ये मोहम्मद उस्मान और ये वीर अब्दुल हामिद। इन लोगों को, ये सेकुलरिज्म का बात करने वाले दल के लोग शायद नाम भी नहीं सुने होंगे कि पहला ग्लेंटियर अवार्डी कौन थे, और उनका नाम इनके घर के बच्चे नहीं जानते होंगे। कोई किन्होंने इनका फोटो तक नहीं अपने घर में लगाया होगा। ये सिर्फ गांधी नेहरू का फोटो लगा के फोटो लगा के चलने वाले बलिदान देने वालों का लेकिन नाम लिया है, तो मोदी जी उसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो और उदाहरण दिए हैं, मोदी जी ने इनको बुला करके सम्मानित करने का काम किया, इनके परिवारों को। बिल्कुल, लेकिन नीरज जी ने दिया, ये ठीक है, मुस्लिम भाइयों को भी इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इस पे कोई आपत्ति नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन आपने और जो 2 उदाहरण दिए हैं, तो उसी पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा के मंच से कहते हैं कपड़े देखकर पहचानिए, तो वो कहां से सेक्युलर माना जाए? बिल्कुल पहचानना चाहिए। अब देखिए ना, 57 मुस्लिम देश हैं इस दुनिया में। एक दो मुस्लिम देश का नाम बताइए जो वहां के सेकुलर हों। आप 2 नाम उसमें से नहीं निकाल सकते, नहीं होंगे। इवन तुर्की जैसे देश में यूसीसी लागू है, जो मुस्लिम कंट्री है। तो यही तो आपकी नीयत दिख जाती है कि आप अल्पसंख्यकों को उनके हिसाब से, उनके मजहबी मान्यता के आधार पर इस देश में नहीं रहने देना चाहते। बिल्कुल रहने देना चाहते हैं। यूसीसी आने के बाद भी उनके दाढ़ी रखने के अधिकार में कोई अंतर नहीं आएगा, उनके रोजा रखने के अधिकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका नमाज पढ़ने के अधिकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने धर्म का पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं आपको एक बात और, कि मुस्लिम समाज की जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उत्तराधिकार के मामले में उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता। यूसीसी कानून मिलने से उनके व्यक्तिगत आस्था से आपको दिक्कत क्या है? आप आस्था से दिक्कत नहीं है। अभी एक लेकर आए हैं, वो जेपीसी में चला गया, दूसरे की तैयारी है, आपको दिक्कत क्या है उनके व्यक्तिगत आस्था? 3 तलाक कानून लेकर के आए थे, तब भी इन्हीं लोगों ने सवाल उठाया था कि व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। लेकिन आज देखिए मुस्लिम महिलाएं, उससे कितने उनको अच्छा पॉजिटिव असर पड़ा है, कितनी वो प्रसन्न है। चलिए, कितनी प्रसन्न है, और ये प्रसन्नता क्या आपके सीटों में, आपके जीत के आंकड़ों में भी झलकी क्या नीरज जी? मानता हूं कि मुस्लिम समाज का वोट हमें नहीं मिलता है अथवा कम मिलता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना, मुस्लिम बहु बेटियों के हितों की रक्षा करना छोड़ देंगे या कम करेंगे। चलिए अरुण जी के पास चलते हैं। देश सबका अरुण जी, ये जो मान रहे हैं कि कुछ भी कर लें हम, हमारे लिए वोट उनका नहीं है, और जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये सेक्युलर सिविल कोड ला रहे हैं जो सबके लिए एक समान होगा, तो फिर इससे उन पार्टियों को क्यों दिक्कत हो रही है जो सेक्युलरिज्म की माला जपते रहते हैं? देखिए दीपक जी, देश ने तो इनके चरित्र को देखा, चेहरे को देखा, इसके कथनी करनी में कितना बड़ा फर्क है देखा, कहने की जरूरत नहीं है। ये तो भेदभाव के आधार पे ही तो राजनीति करते हैं, नफरत बोने का काम करते हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं। इतिहास है
और ये जिस अरुण जी, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह आपके तर्कों के आधार पर होगा, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर अगर नजर डालें तो ये भाई भाई के लिए एक जैसा कानून हो, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, उसमें क्या दिक्कत है? दीपक जी, यही भारतीय जनता पार्टी और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री द्वारा। नहीं अरुण जी, इसका क्या मतलब हुआ? एक बार मतलब समझा दीजिए मुझे, इसका मतलब समझ में नहीं आया। क्या ये जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं? बायोलॉजिकल नहीं है, प्रधानमंत्री खुद कहे हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल नहीं है ना। तो मतलब अगर ऐसा है तो मुझसे सुनने में कहीं छूट गया होगा ये। खैर, अपनी बात आप जारी रखें। पता कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। उन्होंने खुद कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा था कि माँ के मरने के बाद मेरी आस्था, मेरा जुड़ाव सीधे भगवान से हो गया है। मुझे लगता है कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। उस बात को ये लोग गलत तरह से परोस रहे हैं। दीपक जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त 21वीं विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून के सुधार पर अपने 142 पृष्ठ का परामर्श पत्र उन्हें दिया है। और क्या लिखा है पहला 1.15 में? प्रधानमंत्री खुद अध्ययन कर ले, भारतीय जनता पार्टी के नेता अध्ययन कर ले, पता चल जाएगा उनके द्वारा आयोग गठित में क्या कहा है। तब इस सिविल कोड की बात करें, उसमें तो अब स्पष्ट कहा है कि विभिन्नताओं को मान्यता देने की ओर पूरा दुनिया, ऐसा कोई हमारे साथी बोल रहे थे कि अन्य एक ही दो एग्जाम्पल दे दीजिए। अब तो सारे देश इसी ओर बढ़ रहा है और इसका अस्तित्व भेदभाव नहीं है, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। अरुण जी, मजबूत लोकतंत्र का संकेत तो ये होगा ना कि सब व्यक्ति के लिए समान अवसर अगर हो तो समान सुविधाएं हो, समान अधिकार हो तो समान कानून भी हो। नहीं, बिल्कुल विभिन्नताओं से भरा पड़ा ये हमारा देश है। नहीं तो उस जटिलता को सुलझाएंगे ना। धर्मनिरपेक्ष देश है, रंग रूप भेद भाषा अलग अलग है। धर्मनिरपेक्ष को ही शायद अंग्रेजी में सेक्युलर कहते हैं, और वही सेक्युलर कानून की वकालत प्रधानमंत्री लाल किले से करते दिखे। नहीं, सुनिए, लाल किले से इन्होंने अपमानित करने का काम किया। भीमराव अम्बेडकर साहब को क्या कहा? अब तक जो ये कानून था, क्या कहा? सांप्रदायिक था। नहीं, एक संप्रदाय विशेष का कानून सांप्रदायिक नहीं कहा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे अरुण जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब ये अपमान हुआ। नहीं, एक संप्रदाय का विशेष कानून सांप्रदायिक कानून नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अरे भाई, विभिन्नताओं में तो एकता है। नहीं, तो आप कह रहे हैं वो सांप्रदायिक नहीं है। नहीं, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा जाना तो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। चलिए, हम मान लिया आपकी बात, आप ये मान चुके हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमान किया। आते हैं नीरज जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। अजीत जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजीत जी, इस कानून से आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? अब तक तमाम मुद्दों पर, वक्फ के मुद्दों पर भी जब सहयोग देखने को मिला है, तो अगर सेक्युलर सिविल कोड लाया जाएगा जो सबके लिए एक समान कानूनी अधिकार, कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करेगा, तो लगता तो नहीं कि उसमें कोई आपत्ति हो। और जब चर्चा के लिए इसे टेबल पर रखा जा रहा है तो उसे स्वीकार करेंगे? वही तो हम बता रहे हैं कि देखिए, जो है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ये आज नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2 साल पहले ही जो लॉ कमीशन को इस पे पत्राचार भी किए थे कि इस पे जो है व्यापक जो है गहन विचार विमर्श, जब सब लोगों की एक राय, क्योंकि हमारा जो देश है ना विविधताओं का देश है। जैसे आप भी देखे होंगे स्क्रीन पे चला रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो है 6 महीने तलाक लेने के लिए अलग रहना पड़ता है, ईसाई धर्म में 2 साल है, मुस्लिम जो शरिया लॉ है, पर्सनल लॉ है, वो अलग है। तो सब पे जो है एक जो चर्चा हो जाएगी, परिचर्चा हो जाएगी, सबकी एक आम सहमति बन जाएगी, तो उससे जो भी कंक्लूजन लेगा उस पे जो है निष्कर्ष निकलेगा, वो जो है लॉ जो है बनना चाहिए, वो चीजें निकल कर मजहबी मान्यताएं हैं समुदाय विशेष की, वो तो खत्म हो जाएगी ना। तो ये समुदाय की पहचान पर आपके कहने का मतलब क्या है कि मतलब सब लोग या तो हिंदू धर्म अपना ले, या तो ईसाई धर्म अपना ले, या तो फिर मुस्लिम। हम बार बार वही बोल रहे हैं, विविधताओं का देश है, हर रिचुअल अलग है, कल्चर अलग है, जो है परंपरा अलग है,
तो ये सब चीजें देखना चलिए, होगा। तो सब कुछ अलग है तो कानून अलग क्यों ना हो। चलिए नीरज जी, चलते चलते एक प्रतिक्रिया आपकी जी इस पर। बिल्कुल, कानून, एक देश में एक कानून होना चाहिए, यही देश हित में अच्छा है, तभी देश एक समान रूप से आगे बढ़ पाएगा। ये लोग तो वो लोग हैं कि आप याद करिए, राजीव गांधी के कैबिनेट के एक मंत्री ने क्या कहा था मुस्लिम समाज के विषय में कि गटर में पड़ा रहने तो गटर में ही पढ़ने के ये योग्य है। जब राजीव गांधी ने भी कुछ प्रयास किया था इस दिशा में, तो कहा इनको गटर में ही पड़ा रहने दो। नेहरू जी भी इस कानून को लाना चाहते थे, लेकिन 1956 में जब एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप क्यों नहीं लागू कर रहे, उन्होंने कहा था कि मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझे डर लगता है। नेहरू जी को डर लगता था, कांग्रेस को डर लगता था, आरजेडी को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, लेकिन भाजपा को सही मायने में देश के विकास की राजनीति करनी है। सही मायने में भाजपा को देश के विकास की राजनीति करनी है, सबका साथ सबके विकास की राजनीति करनी है, और हम लोग उसी काम को करते हैं। चलिए, तो सबका इस साथ, सेक्युलर सबका विकास एक हो सेकंड सके। ऐड कर देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे आपका जैसे अभी हिंदू का जैसे कानून का है, मतलब तो जैसे जो कुछ भी मतलब अगर रहता है, बुराई रहता है, जैसे सती प्रथा कुरीतियां हुआ, समाप्त तो होनी चाहिए, कुरीतियां ठीक खत्म बात, हुआ, कुरीतियां समाप्त होनी कुरीतियां तो चाहिए। खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस पे सबकी राय है। हिंदू समाज तो की ये कुरीतियां आप तय थी, नहीं ना उसको करेंगे समाप्त कि किया किसी गया। समाज के लिए क्या कुरीति है, क्या प्रथा खराब है। वो उस समाज के प्रबुद्ध लोग तय करेंगे ना कि उनके समाज में क्या आउटडेटेड हो गया है, किसमें बदलाव की आवश्यकता है। तभी अगर तो हम ऐसा कह है रहे हैं तो कि इस पे व्यापक गहन विचार विमर्श चलिए देखते हैं क्या चर्चा होती है। चर्चा शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री ने इस चर्चा को गति दे दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करते हुए सबके लिए एक समान कानून की वकालत करके चर्चा आगे जारी रहेगी। इस पर लंबी चर्चा चलेगी। क्या यह संभव हो पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र के इस तीसरे बड़े वादे को पूरा कर पाएगी? नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, नीरज जी और अरुण कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।